हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म संस्कृति क्लासेज में। और मैं हूं शिवम, योर गाइड फॉर लिटरेचर एंड ग्रामर। मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, बहुत ही उम्दा होने वाला है, क्योंकि आज मैं लेके आया हूं आप सबके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास। 12वीं BSCB विद्यार्थियों के लिए, बिहार बोर्ड के 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए मैं लेके आया हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी वाला क्लास। आज के बाद हर रोज़ हम लोग क्या करेंगे, बिहार बोर्ड के 12वीं क्लास के छात्रों के लिए अंग्रेजी के 5 साल के पेपर को सॉल्यूशन करेंगे। 5 साल का जो क्वेश्चन पेपर है उसके सारे ऑब्जेक्टिव को, यानी कि 500 पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने के पहले मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया संस्कृति क्लासेज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें। आपके बगल में नीचे जो लाल रंग का जो बेल दिखाई दे रहा है, कृपया उस बेल का बटन जरूर दबा दें कि जब कोई नया वीडियो आए तो नोटिफिकेशन से आपका मोबाइल की घंटी बजे और आपको जगा दे इस तैयारी के लिए। तो चलिए फटाफट हम आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। आज का क्लास बहुत ही मज़ेदार, खास उन विद्यार्थियों के लिए है जो क्लास 12 की, यानी कि बिहार बोर्ड के 12वीं विद्यार्थियों के लिए है। मैं आज से हर रोज़ 5 क्वेश्चन पेपर को एक एक करके डिटेल से एक्सप्लेन करके, एक एक लाइन को एक एक अर्थ के साथ मैं आपको बताऊंगा। 5 क्वेश्चन पेपर हम लोग तैयार करेंगे। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप कोशिश करिएगा कि जो आपको समझ में नहीं आता है उसको स्क्रीनशॉट ले करके आप उसको फिर से समझें। बार बार रिपीट करने से बेहतर है स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। और सबसे पहले आपके सामने आज 2025 का क्वेश्चन पेपर है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यह 2025 का क्वेश्चन पेपर है, इस साल का है, 12वीं के बिहार बोर्ड का इंग्लिश है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो मेरे प्रिय विद्यार्थी, यहाँ 2025 का क्वेश्चन पेपर है। मैं आपको बता दूं 2025 का क्वेश्चन पेपर है ये 2025 का क्वेश्चन पेपर है, एनुअल इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है ना। तो चलिए हम लोग इसको तैयार करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। एक एक लाइन आपके लिए मैं बिल्कुल लेकर आया हूँ, एक एक लाइन समझाऊंगा। नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप एक बार फिर पूछे, बार बार पूछे, नहीं आता है तो ज़रूर पूछिएगा। और आप कमेंट बॉक्स में कोशिश करिए कि मेरे साथ बताएं मेरे प्रिय विद्यार्थियों। और आज का ये जो मैं क्वेश्चन पेपर हूँ, सबसे पहले आज का लिटरेचर वाला मैं सेक्शन करूँगा कि जो आपके रेनबो पार्ट 2 का और स्टोरी ऑफ इंग्लिश का जो सेक्शन है मैं उसको पहले आज कराऊँगा और कल ग्रामर वाला सेक्शन कराऊँगा। ग्रामर वाला सेक्शन अगले दिन करूँगा। ये मेरा पहला दूसरा वीडियो है। मेरे छात्रों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हो सकता है कि मुझसे बोलने में त्रुटि हो, मुझसे लिखने में त्रुटि हो, तो मैं एक बार क्षमा चाहूँगा आप सबसे, क्योंकि मैं नया शुरू किया हूँ, इसलिए थोड़ा सा मुझे समस्या हो सकती है। तो चलिए देर ना करते हुए, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए मैं आपको समझाता हूँ, एक एक लाइन समझाता हूँ, एक एक वीडियो को, एक एक लेक्चर को बताता हूँ, एक एक लाइन को आपको समझाता हूँ। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन 61 से 100 तक का क्वेश्चन है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए, आपके नज़रों के सामने पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, कह रहा है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया। वेस्टर्न सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया। कह रहा है कि यह गांधी जी का लिखा हुआ चैप्टर है। कह रहा है कि गांधी जी कह रहे हैं, गांधी जी ने यह एक ऐसे लिखा है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और गांधी जी कहना चाहते हैं कि भारत के लिए वेस्टर्न सिविलाइजेशन क्या होगा, भारत के लिए वेस्टर्न सिविलाइजेशन क्या रियल होगा, भारत के लिए वेस्टर्न सिविलाइजेशन रियल होगा, भारत के लिए वेस्टर्न सिविलाइजेशन वांट होगा, भारत के लिए वेस्टर्न सिविलाइजेशन लिविंग होगा, नहीं, भारत के लिए वेस्टर्न सिविलाइजेशन र्यून होगा। मेरे कहने का मतलब मेरे प्रिय विद्यार्थियों, गांधी जी ने कहा कि भाई भारत के लिए वेस्टर्न सिविलाइजेशन उसके बर्बादी का कारण होगा,
भारत में हमारे यहाँ परंपरा चली आ रही है, हमारे बाप दादा के ज़माने से जो हमारे यहाँ हमारी परंपरा चल रही है, हमारी सभ्यता चल रही है, हमारी संस्कृति चल रही है, वही हमारी ताकत है, हम उसी पर अड़े हुए हैं। तो हमारे लिए अगर वेस्टर्न सिविलाइजेशन हम अपनाते हैं तो हमारे भारत के बर्बादी का कारण हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन 61 और उसका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, डी होगा, उसका ऑप्शन डी होगा, राइट ऑप्शन होगा र्यून। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 62 अगला क्वेश्चन 62 है। कह रहा है अगला क्वेश्चन, नानू काका इज मोर कंफर्टेबल इन स्पीकिंग। नानू काका इज मोर कंफर्टेबल इन स्पीकिंग, मतलब नानू काका वही मनोहर लाल गौनकर के मामा जी जो महाराष्ट्र से आए थे, मुंबई से आए थे, भरी धूप में दिल्ली हमारे मनोहर लाल गौनकर से मिलने आए थे। उनके लिए आसान भाषा क्या था, उनके लिए सहूलियत वाला भाषा क्या था? भाई मेरे प्यारे बच्चों, आपको इतना पता है कि जो जिस राज्य का है उसी के लिए सहूलियत वाला भाषा उसी का होगा। जैसे हम बिहार के हैं तो बिहारी है, जो वेस्ट बंगाल के हैं उनके लिए बंगाली है। तो आप बताओ, मेरे नानू काका कहाँ के थे? मुंबई के थे, मुंबई महाराष्ट्र में, इसलिए उनके लिए भाषा क्या होगा? मराठी होगा। महाराष्ट्र का भाषा मराठी होगा। तो ऑप्शन ए आंसर होगा हमारा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। बस एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा सा बोलने में इधर उधर हो सकता है, त्रुटियां आ सकती है, क्योंकि मैं सीख रहा हूं, अभी अभी नया शुरू किया है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसको बहुत अच्छे तरीके से मैं डिटेल से बता सकता हूं। मेरे ऑफलाइन के क्लास में मेरे सारे बच्चे जानते हैं कि मैं किस तरह ऑफलाइन के क्लास में बोर्ड पर फराटेदार तरीके से पढ़ाता हूं, लेकिन स्क्रीन पर पढ़ाना थोड़ा सा शब्द टूट जाते हैं। इसलिए चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है 63 है। 63 हमारा कह रहा है, बर्ट्रांड रसेल वाज डिस्टिंग्विश्ड। बर्ट्रांड रसेल की पहचान क्या है? बर्ट्रांड रसेल को हम लोग किस लिए जाने जाते हैं? तो बर्ट्रांड रसेल जो हैं बहुत ही विद्वान हमारे एसेइस्ट रह चुके हैं, विद्वान हमारे एसेइस्ट हैं। जैसे हम लोगों ने इनके बारे में पढ़ा था जी, बर्ट्रांड रसेल के बारे में पढ़ा था। बर्ट्रांड रसेल हमारे मैथमेटिशियन थे, फिलासफर थे, हिस्टोरियन थे। तो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि हमारा बर्ट्रांड रसेल क्या थे? तो मैथमेटिशियन थे, हिस्टोरियन थे और फिलोसफर। लेकिन यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिया हुआ है जी। एक बार क्वेश्चन आया था उसमें दोनों दिया था, हिस्टोरियन और मैथमेटिशियन दोनों दिया था एक साथ, तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रहा है। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन दिया है, डैश 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 इज मेन कंसर्न ऑफ द न्यूज़पेपर। डैश 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 इज द मेन कंसर्न ऑफ द न्यूज़पेपर। भाई न्यूज़पेपर सबसे ज़्यादा किसके लिए, माने किसके हित में है? न्यूज़पेपर किसके हित में है? पर्सनल इंटरेस्ट में है, सोशल इंटरेस्ट में है, केवल नेशन के इंटरेस्ट में है? अरे भाई, पीपुल कहाँ रहते हैं? हमारे समाज में रहते हैं, नेशन में रहते हैं और सोशल में भी रहते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? इंटरेस्ट ऑफ पीपुल। अखबार लोगों के लिए छपता है, लोगों के हित के लिए छपता है। तो 64 का राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, इंटरेस्ट ऑफ द पीपुल। अगला क्वेश्चन हम लोग फटाफट तैयारी करते हैं। 65 हमारा कह रहा है, 65 क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि डॉट 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 हैज बीन कॉल्ड यंग नेशन ऑफ एंशिएंट पीपुल। डॉट 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 हैज बीन कॉल्ड द यंग नेशन ऑफ एंशिएंट पीपुल। माने किस देश को यंग एंशिएंट पीपुल का या यंग नेशन कहा जाता है जी? किस देश को कहा जाता है यंग नेशन ऑफ एंशिएंट पीपुल? ईरान को। हम लोगों ने पढ़ा था, जाकिर हुसैन ने कहा था कि इंडिया जो है ना, हमारे इंडिया जो है ना, वो यंग नेशन है एंशिएंट पीपुल का। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 65 का राइट आंसर सी होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। 66 का क्वेश्चन, 66 क्वेश्चन कह रहा है, अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग द बैंक ऑफ डॉट डॉट एंड जस्टिस। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है, अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग द बैंक ऑफ डॉट डॉट बैंकरप्ट। ये सवाल ही मुझे याद है इसलिए आंसर आ गया। द बैंक ऑफ जस्टिस माने न्याय का बैंक,
मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि भाई हमारे साथ निग्रो लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, हम मानते हैं इस बात को। हर चीज़ बैंकरप्ट हो सकता है, लेकिन न्याय का बैंक जो है बैंकरप्ट नहीं हो सकता है। न्याय का बैंक कभी भी बैंकरप्ट नहीं हो सकता है, दिवालियापन नहीं हो सकता है। तो 66 का आंसर क्या होगा? डी, जस्टिस होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं हम लोग। 67, जर्मन ग्रियर। जर्मन ग्रियर को आप लोग जानते हैं, जर्मन ग्रियर ने लिखा था चाइल्ड इज वन, और जर्मन ग्रियर इज़ वेल नॉन। जर्मन ग्रियर बहुत अच्छी हमारी लेखिका रही हैं और वह एक निबंधकार हैं। और किस तरह का निबंध लिखती हैं? रसिस्ट पर लिखती हैं, एंटी फेमिनिस्ट पर लिखती हैं, औरतों के विरुद्ध में लिखती हैं, जाति पर लिखती हैं, सेक्स पर लिखती हैं। नहीं, हम लोगों ने पढ़ा था कि उन्होंने स्त्रियों पर लिखा था, स्त्रियों के समाज पर। जब हमारी माता बहना गर्भ धारण करती हैं तो उसी के सिलसिले में उन्होंने लिखा था कि किस तरह की समस्याएं होती है ना। तो 67 हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, फेमिनिस्ट। 68 हो जाएगा, द डॉट डॉट सजेस्टेड द बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप हेन्स। भाई बेंजी को किसने कहा था कि तुम मुर्गियां रखो, इसको मुर्गियां रखने दिया जाए? तो भाई कोई बच्चा बीमार रहता है तो किसके पास आदमी जाता है? बैंकर के पास नहीं ना जाता है। तो भाई डॉक्टर साहब ने कहा था। 68 का आंसर होगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। परलेसबर्ग थिंग्स डॉट डॉट इज एवर प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ। तो परलेसबर्ग ने कहा था, परलेसबर्ग। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 69, परलेसबर्ग थिंग्स डॉट डॉट इज एवर प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ। भारत के जीवन में सबसे ज़्यादा क्या है? भारत के लोगों के जीवन में सबसे ज़्यादा धर्म है। तो ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा आपका, राइट आंसर क्या होगा? रिलीजन होगा, ऑप्शन ए होगा। क्योंकि भारत के लोग और कुछ करे ना करे, भाई रिलीजन उनके दिल दिमाग में बैठा रहता है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 70, अगला क्वेश्चन है आपका 70। कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हु हैज हाइपोकॉन्ड्रियाक लैंड ऑनर इन अ मैरिज प्रपोजल। अरे भाई कह रहा है कि हु वाज द हाइपोकॉन्ड्रियाक लैंड ऑनर इन मैरिज प्रपोजल। अरे वही चैप्टर है मैरिज प्रपोजल, एंटन चेखव का लिखा हुआ। लोमो जो था, लोमो आप जानते हो, बेमतलब का उसके अंदर डर था, वो हाइपोकॉन्ड्रियाक था, है ना, फोबियाक था। उसके अंदर डर था कि मुझे ये बीमारी है, आहा मुझे वो बीमारी है, मैं सोता हूँ तो ऐसा होता है, मैं सोते हुए चलता हूँ, बेड पर कूदता हूँ। वो कई तरह का बीमारी बता रहा था, मुझे हार्ट अटैक हो गया, मुझे यहाँ दर्द है। आपको ये बात तो याद होगा, वो कौन था? लोमो था। तो 70 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, लोमो। अगला क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू जॉन डन मैन पावर इज। अकॉर्डिंग टू जॉन डॉन, पहला आपका कविता स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डॉन ने लिखा था। जॉन डॉन कह रहे थे कि मनुष्य का मनोबल बड़ी कमज़ोर है, मनुष्य का मनोबल बड़ी कमज़ोर है। क्या कमज़ोर है भाई? क्या पावर क्या है? तो मनुष्य का पावर बड़ी कमज़ोर है। तो ऑप्शन क्या होगा? 71 का होगा बी, राइट आंसर बी होगा। जॉन डॉन वॉन्ट्स टू गो वे नॉट बिकॉज ही इज टायर्ड, नॉट बिकॉज ही इज टायर्ड ऑफ। जॉन डॉन वही स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कह रहा है। 72 कह रहा है कि जॉन डॉन, 72 आपका कह रहा है कि जॉन डॉन जो थे, जॉन डॉन वॉन्ट्स टू गो अवे, वो चले जाना चाहते थे, भाग जाना चाहते थे। क्यों? वो किससे नहीं थके थे? किससे, किसकी बात हो रही है? वो किससे नहीं थके थे? अपनी बहन से, अपने माता पिता से, अपने भाई से। तो वो ये सारा कविता उसकी प्रेमिका रूपी पत्नी पर लिखा गया है। तो भाई वो अपनी प्रेमिका से थके नहीं थे, वो झूठ मूठ के बकलोलियाँ रो रही थी। तो वो 72 का हमारा क्या है? ऑप्शन डी, हिज वाइफ। 73 क्या हो जाएगा? 73 का ह्यूमन इज नो बेटर। देखिए यहाँ पे यहाँ गलत दिया है, लेटर नहीं होगा, बेटर होगा। ह्यूमन लाइफ इज नॉट बेटर दैन। अरे भाई जीवन से बेहतर मृत्यु है। जीवन से बेहतर क्या है? मृत्यु हो। जियोगे तो 10 गो प्रॉब्लम होगा, फोड़ा होगा, फुंसी होगा, खांसी होगा, सर्दी होगा ना जी, ये होगा। इससे भी बड़का बड़का भयानक बीमारी होता है ना जी, छोड़िए। चलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? मरने से, जीते रहिएगा तो 75 को बीमारी होगा, समस्या होगा, वो से बढ़िया मर जाइए का। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जीवन बहुत अच्छा है, मनुष्य का जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है। बाय द वे हमारा आंसर 73 का आंसर क्या होगा? डी होगा, डेथ होगा।
जॉन डॉन डेड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, जॉन डॉन, यहाँ देखिए फिर आंसर दिया है, फिर यहाँ क्वेश्चन गलत दिया है। यार इतनी सारी त्रुटियाँ क्वेश्चन पेपर में है ना। ये नेट से रिकवरी किया गया क्वेश्चन पेपर है, इसलिए थोड़ा सा त्रुटि हो गया है मेरे बच्चों। ये जॉन डॉन नहीं होगा, जॉन किट्स होगा। ये जॉन डॉन नहीं होगा, जॉन किट्स होगा। ये जॉन किट्स याद है आपको, जॉन किट्स, जॉन किट्स वही ऑटम लिखे थे, है ना। ट्यूबरक्लोसिस से वो उनकी मृत्यु हो गई थी, 26 साल की उम्र में हुआ था, ट्यूबरक्लोसिस उनको हो गया था। और ये एक अच्छे रोमांटिक पोएट कहे जाते हैं, याद रखिएगा। इस कविता में इनको रोमांटिक पोएट कहा गया है, रोमांटिक पोएट कहा गया है। ये 1 नंबर, ये भी आपके एग्जाम में आएगा, इसको याद रखेंगे हम लोग। तो इनकी मृत्यु जो हुई थी, जॉन डॉन की मृत्यु जो हुई थी, जॉन डॉन नहीं, जॉन किट्स की मृत्यु जो हुई थी, जॉन किट्स की मृत्यु जो हुई थी, जॉन किट्स की मृत्यु हुई थी 26 साल की उम्र में। ऑप्शन ए 75 है। 75 आप कह रहा है कि आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। अरे मेरे मानना है कि मुझे लग रहा है, वॉल्टर डी ला मेयर का कहना है कि मुझे लग रहा है कि वो स्त्री पश्चिम वेस्ट कंट्री की सबसे खूबसूरत महिला रही होगी। याद है वो कविता आपको, एन एपिटाफ का है। वो कविता का नाम है एन एपिटाफ, एन एपिटाफ याद होगा आप लोगों को, और आपका आंसर हो जाएगा बी, एन एपिटाफ। 76 में आपका आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आ रहा तो एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट जरूर करें। डॉट इज वेल नॉन, डॉट इज नॉन एज अ वॉर पोएट। वॉर पोएट किसको कहते हैं जी? वॉर पोएट कौन है? हमारे जितने भी हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, 21 चैप्टर रेनबो पार्ट 2 में पढ़ना है, और इसमें वॉर पोएट कौन है भाई? वॉर पोएट आपको याद होगा रूपर्ट ब्रूक साहब है, जो द सोल्जर लिखा गया है। रूपर्ट ब्रूक ने क्या लिखा है जी? द सोल्जर उन्होंने लिखा है, सोल्जर सैनिक लिखा है उन्होंने। ये बात हम लोगों को याद था रूपर्ट ब्रूक ने। और रूपर्ट ब्रूक हमारे क्या है? एक वॉर पोएट है, याद रखिएगा। चलिए फटाफट 77 में आपका कह रहा है क्वेश्चन कि His brow is deeply lined with thought is from, करे कि ये लाइन जो दिया हुआ है, his brow is deeply lined with thought, भाई उसके ब्रो, उसके भाव, ये भाव जो है विचारों से एकत्रित थे, उसके भाव विचारों से एकत्रित थे। एक लाइन में, एक कतार में उसके जो भाव थे, आईब्रोज थे। ब्रो यहाँ पे दिया है, वही जो हमारे गांव की औरतें महिलाएं एब्रो कहती है कि हमारा एब्रो बनवाना है, हमारा एब्रो बनवाना है। अरे ये वाला वो वाला एब्रो नहीं है, ये हमारा बिलैया का ब्रो है, समझ रहे हैं? ब्रो वही आईब्रो है ना। तो इसकी जो आईब्रोज थी एक कतार में एकदम कम के जैसे खड़े खड़े, लग रहा है कि अभी अभी कम किया गया। ये किसका है जी? तो वही बिलैया वाला है, मैकियावेली द मिस्ट्री कैट, ऑप्शन बी। चलिए 78 है। 78 कह रहा है कि केकियन दारू वाला वॉज अ बाय रिलीजन। भाई मैंने कहा था आप लोगों को ऑफलाइन के क्लास में, ये के क्वेश्चन कराया हुआ है ऑफलाइन के क्लास में, और मैंने कहा था कि भाई केकियन दारू वाला पारसी थे, एकमात्र यह कवि है जो हमारे रेनबो पार्ट 2 में पारसी है। और पारसी को वहाँ पे मेरे प्रिय बच्चों जोरोसियन वहाँ पे लिखा गया है, जोरोसियन। पारसी को वहाँ पे जोरोसियन लिखा गया, याद रखिएगा। तो ऑप्शन में जोरोसियन भी दे सकता है और पारसी भी दे सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 79 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू। भाई जब वो पानी पी रहा था तो अपने गर्दन को उठाया, जैसे पशु पानी पीते हुए गर्दन को उठाते हैं। आप देखे हैं ना जी, गैया भैंसिया पनिया पीती है पोखरा तालाब में, तो एक बार पिएगी, चाहे कुकुरा एक बार पिएगा, एक बार पी के इसे देखेगा, रे कौन आ नहीं ना रहा है, कौन आ नहीं ना रहा, ना तो पीते पीते रहेंगे, एक सूख रहेंगे, आके पीछे से कौन भचका देगा। तो वही हमारा सांप जो स्नेक था, D.H. लॉरेंस का लिखा हुआ जो कविता है, स्नेक चैप्टर से लिया गया है कि सांप जब पानी पिया, ऑप्शन सी, सब जब सांप पानी पी लिया एक बार तो अपना गर्दन उठा के एनिमल के जैसे देख रहा था। चलिए अच्छा लगा तो एक लाइक, एक कमेंट, शेयर ठोको जल्दी। चलिए अगला क्वेश्चन 80 नंबर आपका दिया है मेरे प्यारे बच्चों। स्नेक वी आर सीन एमोंग, देखिए एक स्नेक यहाँ आया, एक स्नेक यहाँ पर आया। ये स्नेक करा कि स्नेक्स वेयर एमोंग, ये सांप कहाँ दिखाई दिए भाई? ग्रैंड मदर्स में सांप की बात कहाँ हो रही थी? ग्रैंड मदर जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे, तो वो कह रहे हैं कि किताबों में सांप मुझे दिखाई देते थे, मुझे डर लगता था, मुझे किताबों से डर लगता था। तो बुक्स,
ऑप्शन आपका क्या होगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट करते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है मिडिल इंग्लिश। मिडिल इंग्लिश फिर यहाँ पे गलती दिया है, कन्वर्स नहीं होगा कवर्स होगा, कवर्स, कन्वर्स नहीं होगा कवर्स। मिडिल इंग्लिश कवर्स डॉट डॉट पीरियड। भाई हम लोगों को याद होगा कि ओल्ड इंग्लिश का पीरियड हम लोगों ने पढ़ा था मेरे प्यारे बच्चों, ओल्ड इंग्लिश का हम लोगों ने पीरियड पढ़ा था कि ओल्ड इंग्लिश का जो पीरियड है वो ओल्ड इंग्लिश का पीरियड हम लोगों ने पढ़ा था कि ओल्ड इंग्लिश का जो पीरियड था वो हमारा 440 से शुरू होता था, ठीक है ना। ओल्ड इंग्लिश का पीरियड जो है ना हमारा ओल्ड इंग्लिश ओई कर दीजिए इसको, तो वो 440 से शुरू था, 449 से शुरू था और 449 से 1066 तक गया था। और नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद यह जो मतलब फ्रेंच के आगमन के बाद इसकी जो गणना होती है, मिडिल इंग्लिश की जो गणना होती है वो 1150 से माना जाता है, 1150 से 1500 तक माना जाता है, AD तक माना जाता है। तो आपका आंसर क्या दिया है, आपका आंसर जो है, आपका आंसर दिया है मिडिल इंग्लिश का जो होगा, आपका मिडिल इंग्लिश का जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट करते हैं हम लोग। 82 कह रहा है, 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हु रॉट अ पैसेज ऑफ इंडिया। भाई अ पैसेज ऑफ इंडिया किसने लिखा? तो हम लोगों ने स्टोरी ऑफ इंग्लिश में पढ़ा था, पैसेज ऑफ इंडिया जो है एडमंड स्पेंसर ने लिखा था, है ना, एडमंड स्पेंसर ने लिखा था। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है 83 दिया है, व्हाट हैज इनरिच्ड द वोकैबुलरी ऑफ इंग्लिश। भाई अंग्रेजी को इतना, जो अंग्रेजी आज आपके दिलो दिमाग में छाया हुआ है, पूरी दुनिया में अंग्रेजी जो राज कर रहा है, ये अंग्रेजी इतना मोटा कैसे गया भाई, यह अंग्रेजी इतना इनरिच कैसे हो गया, यह अंग्रेजी इतना समृद्ध कैसे हो गया। कह रहा है, कवि कह रहे हैं, सॉरी यह लाइन कह रहा है कि यह अंग्रेजी इतना समृद्ध कैसे हो गया भाई। तो भाई हम लोग जानते हैं कि अंग्रेजी जो है ना सबसे बड़का कर्जा खौफ भाषा है, इतना कर्जा ले लेके मोटा गया है कि पूरा दुनिया पर राज कर रहा है, ये कर्जा खौफ है। याद रखिएगा, अंग्रेजी दिया है मानते हैं, हिंदी को दिया है, अन्य भाषाओं को दिया है, लेकिन जितना दिया नहीं वो कई को भाषाओं से लेके जीवित है। लोग यहाँ कर्जा लेके भाग जाते हैं, नापत्ता हो जाते हैं, लेकिन अंग्रेजी जो है ना, अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी कर्जा ले लेके पूरा दुनिया पे राज कर रहा है ना। तो सही आंसर हमारा ठीक से जान लो मेरे प्रिय विद्यार्थी, 83 का होगा, बोरोइंग होगा, कर्जा ले लेके समृद्ध हुआ है ना। यहाँ लोग का एक दिन का कर्जा लिया काल भरिए। चलिए 84 वाला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, 84 बहुत जल्दी हम लोग इसको ख़त्म करेंगे और कल इसका ग्रामर वाला सेक्शन। 84 वाला कह रहा है कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, भाई फ्रांस वाले का आगमन कब हुआ था? इंग्लैंड में फ्रांस वाले का आगमन, धड़ाधड़ उस पर राज करते गया, सब बर्बाद कर दिया, सब उसको लूट के। पहले तो आया जर्मन वाला, उसके बाद स्कैंडिनेवियन आया, पहले जर्मन वाला आया था ना जी, 449 ईस्वी में जर्मन वाला आया था। और जर्मन वाला मजा ले लिया, जाके कह रहा है क्या स्कैंडिनेवियन से, कह रहा है कि भाई इससे ब्लड रिलेशन था इसका, स्कैंडिनेवियन से कह रहा है कि भाई रे जाओ बड़ी मजा आया है लूटने में। तो पहला आया जर्मन, उसके बाद स्कैंडिनेवियन, और उसके बाद कौन आया था पता है? सॉरी उसके बाद आया था फ्रांस, उसके बाद फ्रांस आया था। कब आया था फ्रांस आया था? तो 1066 में आया था फ्रांस वाला, ठीक है। चलिए तो आपका 84 का आंसर क्या होगा? सी। चलिए विच लैंग्वेज इज लिंक लैंग्वेज बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। अरे भाई पूरी दुनिया को नॉर्थ और साउथ को जोड़ने वाला भाषा, पूरा दुनिया को जोड़ने वाला भाषा आपका हिंदी तो है नहीं, बताइए तमिल होगा नहीं, आइए रामा ये सबको समझ में आएगा नहीं, मराठी मायला कूतरिया ये तो समझ में आएगा नहीं, और हिंदी तो समझ में आने वाला है पूरा दुनिया को नहीं। तो भाई पूरी दुनिया पे राज करने वाला अंग्रेजी है, तो 85 का हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए फटाफट हम लोग 86 को करते हैं। द रोमांटिक रिवाइवल ऑफन एसोसिएटेड विद, भाई रोमांटिक का नाम जब भी आए तो एक नंबर पर आपका आंसर हो जाना चाहिए विलियम वर्ड्सवर्थ, एक नंबर। भाई सबसे ज़्यादा जाने जाने वाले हैं हमारे ये रोमांटिक रिवाइवल, रोमांटिक पोएट के नाम से सबसे ज़्यादा जो है वो हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ जाने जाते हैं। तो ऑप्शन बी होगा विलियम वर्ड्सवर्थ। अगला क्वेश्चन दिया है 87,
हु रॉट द कैंटरबरी टेल्स। अरे यार ये हर साल क्वेश्चन आता है, इसको रट लो, याद कर लो, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपका हर बार रिपीट किया हुआ है। ये 2025 का क्वेश्चन पेपर है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको फिर से बता दूं, ये 2025 का क्वेश्चन पेपर है और 2025 में ये फिर आया है। कई बार यह क्वेश्चन पूछ चुका है कि भाई 87 कह रहा है कि कैंटरबरी टेल्स किसका लिखा हुआ है, W.B. येट्स का लिखा हुआ है। W.B. येट्स तो वार पोएट हैं, ये हमारे जाफरी चौसर का लिखा हुआ है, जाफरी चौसर का लिखा हुआ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा जी, CA हो जाएगा, ऑप्शन ए कि कैंटरबरी टेल जाफरी चौसर ने लिखा है। चलिए 88 हमारा है, कर है द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड। भाई ओल्ड इंग्लिश जो पीरियड है, ओल्ड इंग्लिश का कैरेक्टराइज, इसको हम लोग कैसे मानते हैं, इसको कैरेक्टराइज कैसे किया जाता है। तो भाई ओल्ड इंग्लिश को इन्फेक्शन से, कि यह संक्रमित था, इंजेक्शन इसमें सुई लगा हुआ था, इन्फ्लेक्शन, इंस्टीट्यूशन मैंने क्या होता है, अंतर्ज्ञान। भाई इन्फ्लेशन हुए हैं बहुत बार, इस पर कई बार हमला हुआ है, लगातार जब जब हमला हुआ है तब तब बदलाव होते गया है। जब जब हमला हुआ, जो आता था कंट्री ना उसमें राज करता था, अपना भाषा उसमें डाल के चला जाता था। भाई जर्मन आया अपना भाषा डाला, स्कैंडिनेवियन आया अपना भाषा डाला, है ना, उसके बाद फ्रांस आया अपना भाषा डाला, जो आया वो डालते गया। तो हमारा राइट आंसर 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा C हो जाएगा, इन्फ्लेक्शंस हो जाएगा। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। थोड़ी त्रुटियाँ हो रही है, क्षमा चाहते हैं, बहुत जल्दी बहुत अच्छा मैं करूँगा, एक एक लाइन। और मैं जो ग्रामर का सेक्शन कराऊँगा तो 4 ऑप्शन में से जो एक ऑप्शन सही है, क्यों सही है ये भी बताऊँगा, और 3 गलत क्यों है ये भी बताऊँगा। पूरे YouTube पर आप ढूंढ लेना भाई, पूरा YouTube पर आप ढूंढ लेना, वैसा हो सकता है कि शायद को ना बताए। मैं 4 ऑप्शन में से 3 को गलत करके एक सही बताऊंगा कि कैसे एक सही है आपका, एकदम तरीके से। तो अगले दिन जुड़ना ना भूलें संस्कृति एकेडमी के साथ, संस्कृति क्लासेज के साथ। चलिए तो 89 हमारा कह रहा है, 89 हमारा है ना, 89 88 तो हो गया, 89 हमारा 88 कह रहा है कि द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज, सॉरी ये हो गया 88 हो गया, हमारा 89 था। 89 हमारा कह रहा है कि द वर्ड ड्रामा। भाई ये भी कई बार क्वेश्चन है भाई, फटाफट इसको याद कर लो कि भाई जो ड्रामा जो शब्द है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है, और ड्रामा का एक सिनोनिम दिया हुआ है प्ले, ये भी याद रखिएगा। तो ड्रामा जो शब्द है वो ग्रीक से लिया गया है, जिसका मतलब होता है थिंग डन, ये भी एग्जाम में आता है। ड्रामा का मतलब क्या होता है, थिंग डन होता है, ये भी याद रखिएगा। जो ड्रामा शब्द है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है ना, इस बात को याद रखिएगा, हम लोग इसको पढ़े हुए थे। तो ड्रामा का सिनोनिम है ये, प्ले क्या है, सिनोनिम है। हमारे यहाँ तो भाई सबसे ज़्यादा ड्रामा ही बोला जाता है, लेकिन वर्ल्ड फेमस जो शब्द है वो वर्ड क्या है, प्ले है। चलिए तो हमारा 89 का क्या होगा, ग्रीक होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अगला क्वेश्चन 19 नंबर कह रहा है कि वी कैन डिस्टिंग्विश डॉट डॉट डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश। भाई ओल्ड इंग्लिश के डायलेक्ट के बारे में कह रहा है कि ओल्ड इंग्लिश के डायलेक्ट कितने भाग में बांटे गए हैं। तो भाई याद होगा कि मैंने यह पढ़ाया था, मैं फिर से आप लोगों को बता दूं कि ओल्ड इंग्लिश को मैं आपको थोड़ा सा जगह लेके बता देता हूं, थोड़ा सा इसके बारे में खूब अच्छा से बता देता हूं कि ओल्ड इंग्लिश का 4 यहाँ ऑप्शन मैं पहले आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये ऑप्शन आपका C होगा। मैं आपको पहले ऑप्शन बता देता हूँ, उसके बाद खूब बढ़िया से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन C होगा 4। ऑप्शन क्या होगा, C होगा 4। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, एक्सप्लेन करके बता देता हूँ मेरे प्रिय विद्यार्थियों कि जो ओल्ड इंग्लिश था इसके 4 डायलेक्ट होते थे, है ना। पहला क्या था, मर्सियन था। आप लिखना चाहो तो लिख लो, पहला मर्सियन, ये एग्जाम में आता है, 2 नंबर का आएगा। ओल्ड इंग्लिश का 4 डायलेक्ट लिखिए, ठीक है, ये आपके एग्जाम में आएगा। पहला आपका क्या हो गया, मर्सियन हो गया। दूसरा आपका कैंटिस था, दूसरा क्या था जी, दूसरा आपका कैंटिस था। और तीसरा आपका वेस्ट सेक्शन, तीसरा आपका वेस्ट सेक्शन था, है ना। और चौथा आपका था नॉर्थम्बियन था, चौथा नॉर्थम्बियन था।
ये 4 था। हालांकि ये ओल्ड इंग्लिश का है, याद रखिएगा, ये ओल्ड इंग्लिश का है। और यही मिडिल इंग्लिश में, सॉरी, यही मिडिल इंग्लिश में जाके 5 हो गया था, याद रखिएगा। तो हम कह सकते हैं कि ओल्ड इंग्लिश का 4 गो है और मिडिल इंग्लिश का 5 गो है, बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो हम फिर आपको मैं बता दूं मेरे प्रिय विद्यार्थियों कि ये हमारा 90 का क्या होगा, हमारा 90 का ऑप्शन क्या, 90 क्या हो जाएगा, सी। चलिए फटाफट 91 करते हैं हम लोग, फटाफट 91 करते हैं। नाइन्टी आपका कह रहा है कि डॉर्थी एल सेयर्स इज, तो डॉर्थी एल सेयर्स क्या थी, डॉर्थी एल सेयर्स क्या थी, सिंगर थी, नॉवलिस्ट थी। भाई नॉवेल तो हमारे यहाँ पढ़ना नहीं है, हमारी इस किताब में सिंग गीत तो पढ़ना नहीं है, कविता पढ़ना है। तो भाई हमारे डॉर्थी एल सेयर्स ने क्या लिखा है आपको याद होगा, तो वो हमारे डॉर्थी एल सेयर्स जो है सी, ऑप्शन सी, एसेइस्ट हैं। उन्होंने ऐसे लिखा है, निबंध लिखा है उन्होंने, है ना। डॉर्थी एल सेयर्स ने क्या लिखे हैं, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई, उन्होंने लिखा है। और वो क्या है, एक ऐसे है, तो ये क्या थी, एसेइस्ट। तो 91 डॉर्थी एल सेयर्स जो है हाउ फ्री द प्रेस लिखी है, इट्स माय बैड, गलती से हो गया, हाउ फ्री द प्रेस लिखी है ना, हाउ फ्री द प्रेस लिखी है, इट्स माय बैड। चलिए फटाफट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 92 पर चलते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों। 92 कह रहा है कि बेंजीज पेरेंट्स हैड रेंटेड देयर लैंड टू। भाई बेंजी का जो ज़मीन था, बेंजी का जो वो ज़मीन, बेंजी के पापा जी का जो ज़मीन था, बेंजी के पापा का जो ज़मीन था वो मतलब भाड़े पर लिया गया था, रेंट पर लिया गया था, वो लीज पर लिया गया था। किससे लिया गया था, तो भाई सेंडर से लिया गया था 40 साल के लिए, ये बात आपको याद होगा। वो 40 साल के लिए उसने लीज पर लिया हुआ था, सेंडर से लिया था, है ना। चलिए, तो ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। फटाफट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 93 आपका क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन कह रहा है कि हु रॉट नॉवेल। ये हर साल आता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इसको भी आप याद कर लीजिएगा, ये हर साल आता है कि हु रॉट द नॉवेल, इसको याद रखिएगा हर बार। हु रॉट द नॉवेल अनटचेबल, ये हम लोगों ने पढ़ा था। अनटचेबल और कूली, एम आर आनंद के बारे में हम लोग पढ़े थे, एम आर आनंद, मुल्क राज आनंद के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। भाई ये तो आर के नारायण तो लिखे नहीं है, बीसी चट्टोपाध्याय लिखे नहीं है, तो भाई ये आपका एम आर आनंद का मतलब क्या होता है भाई, तो मुल्क राज आनंद ने लिखा था, ये हम लोगों ने पढ़ा था, स्टोरी ऑफ इंग्लिश में पढ़ा था। 93 का ऑप्शन सी होगा, मुल्क राज आनंद। चलिए फटाफट 94 में क्या होगा, सीगा ना ओया। देखिए यहाँ भी फिर मिस्टेक लिख दिया है, टाइपिंग मिस्टेक है, सीगा ना ओया होता है भाई, सीगा, सीगा लिखा हुआ है। सीगा ना ओया जो है ना, वो कैसा राइटर है, जो हम लोगों ने आर्टिस्ट कहानी पढ़ा था, दी आर्टिस्ट, याद होगा आपको, दी आर्टिस्ट हम लोगों ने कहानी पढ़ा था। जो दी आर्टिस्ट में है, वो जिस बच्चे के बारे में बात हो रही है, वो जापानी लड़के के बारे में बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है 94 का हमारा ऑप्शन ये होगा, जापानी राइटर है हमारे, वो शॉर्ट स्टोरी है, जापानी शॉर्ट स्टोरी है। चलिए फटाफट चलते हैं 95 पर। विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट इज फ्रॉम, विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट, विस्परिंग नेबर लेफ्ट एंड राइट। भाई मौत का सौदागर हमारे दाएं बाएं हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे, मौत का सौदागर, देवदूत, यमराज का देवदूत, यमदूत हमारे आए दाएं बाएं ऊपर नीचे हर जगह हमारे पीछे लटका हुआ, हर जगह हमारे पीछे पीछे चल रहा है कि कब हम इनके खुशियों को, कब इन्हें इसके इस आत्मा को छीन ले और लेके चले जाएं। भाई ये हम लोगों ने पढ़ा था। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, W.H. अडेन का लिखा हुआ है कि भाई ये जब चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा, बहुत मज़ेदार चैप्टर है, तो मैं जिस दिन यह चैप्टर पढ़ाऊंगा उस दिन आपको साक्षात मैं यमराज से मुलाकात कराऊंगा। विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट, ये है आपका नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। तो मैं कह सकता हूं कि 94 का ऑप्शन सी होगा। 96 नंबर आपका कह रहा है कि आई थिंक आई डिड नॉट हिट हिम। अरे मुझे लगा कि उसे चोट नहीं लगा है, मुझे लगा कि उसे चोट नहीं लगा है। भाई ये लाइन कहाँ से लिया गया है, यह लाइन कवि ने जब डंडा एक खड़खड़ाते हुए डंडा उठा कर फेंका, किसके ऊपर, तो सांप के ऊपर फेंका, तो उसे लगा कि शायद इसे चोट नहीं लगा, लेकिन दुर्भाग्यवश उस सांप को बहुत तेज चोट लगी थी, वो ऐंठ रहा था, तड़प रहा था, छटपटाते हुए बिल में चला गया। तो भाई ये स्नेक का चैप्टर लिखा हुआ है, स्नेक का है। तो 97 नंबर आपका कह रहा है कि डेमोक्रेसी मीन्स दैट द
स्टेट, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है भाई, हम लोग बरसों से पढ़ते आ रहे हैं। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि देवी और देवता, ईश्वर और भगवान, देवी और देवता, बोलिए आदमी और औरत, लॉर्ड और लेडी नहीं। हम लोगों ने पढ़ा है कि भाई जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हम क्या हैं, हम मालिक हैं, नौकर नहीं हैं। डेमोक्रेसी में जनता का राज होता है, जनता के लिए होता है, जनता को होता है, जनता के द्वारा होता है। तो हमारा ऑप्शन सी होगा 97 का, कि डेमोक्रेसी मीन्स दैट द स्टेट इज नॉट द मास्टर। स्टेट मास्टर नहीं है, स्टेट सर्वेंट है, हम मास्टर हैं। 98 है आपका, द लाइफ ऑफ द निग्रो इज क्रिपल्ड। भाई ये आवर ड्रीम से लिया गया है, मार्टिन लूथर किंग का लिखा हुआ है। आवर ड्रीम से निग्रोज के बारे में लिखा गया था कि जो निग्रों का जीवन है वो किस तरह से जकड़ा हुआ था शिक्षा से। भाई तो हम तो चाहते हैं कि मेरा जीवन शिक्षा से जकड़ जाए। भाई शिक्षा से जकड़ेगा तो आप दुखी रहिएगा, खुशियों से जकड़ा था नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको याद होगा कि ये बहुत बुरी तरह से जकड़े थे, जात पात, भेदभाव, ऊंच नीच, रंग नीति से। ये रंग नीति से बड़ी परेशान थे, ये रंग नीति से बहुत परेशान थे, ठीक है ना। तो भाई डिस्क्रिमिनेशन होगा ऑप्शन सी। चलिए 99 और 98 आपके लिए मैं कमेंट बॉक्स में छोड़ रहा हूं। हालांकि मैं आपको चाहूं तो अभी आंसर बता सकता हूं। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान आंसर है। मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, भाई डॉक्टर जाकिर हुसैन के मतलब जाकिर हुसैन का कहना है, उनके अनुसार द पास्ट इज नॉट डॉट डॉट, द पास्ट इज नॉट। डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार द पास्ट इज नॉट क्या है, बोलिए। अर्थ रिमेंबरिंग है, रिच एंड पीसफुल है, डेड एंड स्टेट्स है, डेड एंड डायनेमिक है, हैप्पी एंड पीसफुल है। ये आपका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। मैं उम्मीद करूंगा कि जो अच्छे बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले हों, जो जुड़ने वाले हैं, वो आंसर आपका 99 और 100 का आंसर मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में। और 100 नंबर आपका कह रहा है कि देयर इज अ हाउस नाउ फार वेयर आई यू रिसीव्ड लव इज। कह रहा है कि एक घर था बड़ी दूर मुझे जहाँ बहुत प्यार मिला था। भाई यह किससे लिया गया है, स्नेक से, फायर हिम से, और माई ग्रैंड मदर हाउस से, और सोल्जर से। तो ये दो क्वेश्चन आपका 99, 90 और 100, ये दो क्वेश्चन आपके लिए है भाई, वो जीनियस बच्चों के लिए है। उनको मिलेगा एक गिफ्ट हैम्पर। दोनों का कमेंट बॉक्स में आंसर देने वाले को गिफ्ट हैम्पर बनेगा, गिफ्ट हैम्पर मिलेगा, और उन बच्चों को शाबाशी मिलेगी, गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। और आज का मेरा सिलसिला यहीं पे ख़त्म होता है। हम मिलेंगे कल यहीं पर इसी जगह, ग्रामर वाला सेक्शन लेकर के आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आते रहें, जाते रहें और बने रहें संस्कृति क्लासेस के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। अगर यह क्लास आपको अच्छा लगे तो कृपया एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।